नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है रोहन शर्मा जी ने, मुगल सराय जंक्शन, उत्तर प्रदेश से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन से एक खत आया है। अच्छा, मुगल सराय से? हाँ, रोहन शर्मा ने भेजा है और ये उनके एक बहुत पुराने अनुभव के बारे में है। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक केस स्टडी है इस बात की कि कैसे कुछ जगहें हमारी साइकोलॉजी और अनकहे राज मिलकर एक ऐसा अनुभव बना सकते हैं जिसे भुला पाना नामुमकिन होता है। बिल्कुल, तो आज हम रोहन की भेजी इस कहानी की परतों को खोलेंगे, उस माहौल को समझेंगे जिसने डर को जन्म दिया, उस रात की घटना का विश्लेषण करेंगे और उस राज पर बात करेंगे जिसने इस पूरी घटना का मतलब ही बदल दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें डर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि एक माहौल का है जो धीरे धीरे आप पर हावी होता है। एक खाली घर, एक बड़ा सा पेड़, रात का सन्नाटा, ये सब मिलकर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनाते हैं। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 10 साल पहले। रोहन का परिवार मुगल सराय के पुराने रेलवे क्वार्टर्स में रहता था। अच्छा। और जैसा उन्होंने बताया है, ये कोई आम सरकारी क्वार्टर नहीं थे। अच्छा। ये 1950s के दशक के बने हुए कॉलोनियल ईरा के बहुत बड़े, ऊंची छतों वाले और लगभग वीरान। ये वीरान शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। रोहन लिखते हैं कि उस पूरी कतार में सिर्फ उनका परिवार ही रहता था। सिर्फ उनका परिवार? हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसी जगहों को लिमिनल स्पेसेस कहा जाता है। मतलब ऐसी जगहें जो अपनी असल पहचान खो चुकी हैं और एक तरह से बीच में अटकी हुई हैं। जैसे एक पुराना खाली क्वार्टर जो अब घर जैसा नहीं लगता, लेकिन अभी पूरी तरह खंडर भी नहीं बना है। बिल्कुल, ऐसी जगह हमारे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती हैं। और उस बेचैनी को बढ़ाने के लिए वहाँ का माहौल काफी था। ठीक उनके घर के बगल वाला घर पूरी तरह से खाली था। टूटी खिड़कियाँ, दीवारों पर सीलन। हाँ, और उसके पीछे था एक बहुत बड़ा आम का पेड़ जो रोहन के शब्दों में रात में एक काली उलझी हुई परछाई जैसा लगता था। घर का लेआउट भी इस कहानी में एक किरदार की तरह है। कैसे? घर के बीच में एक बड़ा सा हॉल था जिसके चारों तरफ बेडरूम थे, लेकिन टॉयलेट वो घर के बिल्कुल पीछे एक बड़े से पिछवाड़े के कोने में था। ओहो। और ये पिछवाड़ा उनके घर और उस बगल वाले खाली घर दोनों से जुड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में घर से इतनी दूर टॉयलेट तक जाना, वो भी एक खाली टूटे हुए घर के पास से गुजरते हुए, सोचकर ही अजीब लगता है। ये वल्नरेबिलिटी का एहसास पैदा करता है, और जब हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग हाइपर विजिलेंट हो जाता है। मतलब? ज्यादा सतर्क। हाँ। वो खतरे के छोटे से छोटे संकेत को भी पकड़ने के लिए तैयार रहता है। हर आहट, हर परछाई बड़ी लगने लगती है। और रोहन के लिए ये रोज की बात थी। वो उस समय जेईई की तैयारी कर रहे थे और अक्सर देर रात 2 या 3 बजे तक पढ़ते थे। तो जाहिर उन्हें रात में बाहर जाना ही पड़ता होगा। हाँ, और जब भी उन्हें टॉर्च लेकर उस पिछवाड़े में जाना पड़ता था तो एक अजीब सा एहसास उन्हें घेर लेता था। उन्होंने लिखा है, मुझे लगता था जैसे कोई मुझे घूर रहा है। ये एजेंसी डिटेक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। हमारा दिमाग एवोल्यूशन के दौरान कुछ इस तरह से बना है कि वो किसी भी अनजान आहट या हरकत के पीछे किसी एजेंट या जीव का हाथ मानता है। अच्छा। ये जंगल में जिंदा रहने के लिए जरूरी था। पत्तियों की सरसराहट के पीछे शेर हो सकता है। आज शहरों में भी हमारा दिमाग उसी तरह काम करता है। उस पेड़ से, उस अंधेरे से, उस खाली घर से आती किसी भी आवाज को दिमाग एक मौजूदगी का नाम दे देता है। रोहन भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ डर नहीं था, उन्हें लगता था कि वहाँ कोई मौजूद है, जैसे वो अकेले नहीं है। और ये एहसास और भी पक्का हो जाता था जब वो वापस हॉल के दरवाजे की तरफ भागते थे। उन्हें अपने पीछे हल्के कदमों की आहट सुनाई देती थी। अच्छा। मुड़कर देखने पर कुछ नहीं, सिर्फ हवा में धीरे धीरे झूलता हुआ वो आम का पेड़। यहाँ पर एक और बात हो सकती है। पुराने घरों में लकड़ी और दूसरे मटेरियल्स तापमान के साथ फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन जब आपका दिमाग पहले से ही डरा हुआ हो, जिसे हम साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं, तो वो इन आवाजों को कदमों की आहट ही समझेगा। एग्जैक्टली। दिमाग वही सुनता है जो उसे सुनने की उम्मीद होती है। तो एक तरफ माहौल का डर था और दूसरी तरफ दिमाग का खेल। लेकिन एक रात ये खेल हकीकत में बदल गया।
और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। उस रात पिछवाड़े से डरते डरते लौटने के बाद रोहन सीधे अपने कमरे में जाकर सो गए। वो बहुत थके हुए थे और अपनी खिड़की के पर्दे लगाना भूल गए थे। और ये कोई आम खिड़की नहीं थी, ये पारभासी शीशे यानी ट्रांसलूसेंट ग्लास की थी और घर के सेंट्रल हॉल में खुलती थी। ट्रांसलूसेंट ग्लास का होना यहाँ कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ये आपको पूरी तरह से कुछ देखने भी नहीं देता। हाँ, आप सिर्फ धुंधले आकार और परछाइयां देख सकते हैं। मनोविज्ञान में इसे परसेप्चुअल एम्बिग्विटी कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से नफरत करता है। वो खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है और अक्सर अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। बिल्कुल। तो सुबह के करीब 3:15 बजे रोहन की नींद खुली। उन्हें लगा कि कोई चीज हिल रही है, कमरे में नहीं बल्कि खिड़की के बाहर, हॉल के अंदर। ओके। उन्होंने धीरे से उठकर उस शीशे की तरफ देखा और एक साया, एक सिलुएट खिड़की के सामने से गुजरा। रोहन बताते हैं कि उस साये में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई भागदौड़ नहीं, बस एक शांत रफ्तार से चल रहा था, एक लंबा इंसानी साया। रोहन का पहला ख्याल था कि शायद उनका भाई अर्पित होगा जो टॉयलेट जा रहा होगा, एक नॉर्मल सी बात। लेकिन एक थके हुए दिमाग के लिए जो जेईई की तैयारी कर रहा हो, क्या ये स्लीप पैरालिसिस या हाइप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन जैसा कुछ हो सकता है? मतलब जागने और सोने के बीच की अवस्था में कुछ देख लेना। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन फिर जो हुआ वो इसे सिर्फ एक दिमागी वहम के दायरे से बाहर ले जाता है। हाँ, क्योंकि 2 सेकंड बाद वो साया फिर से गुजरा, उसी दिशा में, उसी रफ्तार से, एक ही डायरेक्शन में दोबारा। और फिर तीसरी बार 10 सेकंड से भी कम समय में 3 बार। अब ये पैटर्न बहुत अजीब है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई चोर या घुसपैठिया ऐसा क्यों करेगा? और कोई इंसान 10 सेकंड में बिना आवाज किए एक ही दिशा में 3 बार कैसे गुजर सकता है? ये लॉजिक के खिलाफ है। बिल्कुल। रोहन तुरंत समझ गए कि ये नामुमकिन है। कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता, बिना वजन के, बिना आवाज के। वो साया ग्लाइड कर रहा था, जैसे तैर रहा हो। और उसकी बनावट के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया है ना? हाँ, और वो और भी परेशान करने वाला है कि उसके कंधे अजीब तरह से झुके हुए थे, गर्दन एक ऐसे एंगल पर थी जैसे कोई सामान्य इंसान नहीं रख सकता। ओहो। और उसकी चाल बिल्कुल खामोश थी, कोई फुटस्टेप्स नहीं, कोई आवाज नहीं। ये डिटेल्स बहुत अहम है। स्लम्प्ड शोल्डर्स, गर्दन का अजीब एंगल, ये उन चीजों की तरफ इशारा कर रहा है जो अनकैनी वैली इफेक्ट पैदा करती हैं। मतलब कोई चीज जो इंसान जैसी दिखती है पर पूरी तरह से इंसान नहीं है। हमारा दिमाग ऐसी चीजों को देखकर तुरंत खतरे का सिग्नल देता है। ये किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है जो फिजिकल लॉस को फॉलो नहीं कर रही। जाहिर है ये सब देखकर रोहन की चीख निकल गई, माँ, पापा, हॉल में कोई है। और सेकंड्स के अंदर उनके माता पिता और भाई दौड़े आए, सारी लाइटें जला दी। लेकिन हॉल बिल्कुल खाली था, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। रोहन के खत में लिखा है कि किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, न ही उनकी बात को नकारा। हाँ, लेकिन किसी ने कुछ समझाया भी नहीं। एक अजीब सी खामोशी थी। ये चुप्पी अक्सर डर से ज्यादा डरावनी होती है। सही बात है। ये इशारा करती है कि शायद घर के बड़े कुछ जानते हैं पर बताना नहीं चाहते। और वो सच में कुछ जानते थे। इस घटना के कई साल बाद जब वो परिवार एक नए घर में चला गया, तब इस रात से पर्दा उठा। वो साया, वो घर, वो पेड़, सब पीछे छूट चुका था। या ऐसा उन्हें लगा था। यादें कभी पीछे नहीं छूटती, खासकर वो जो किसी जगह से जुड़ी हों। एक शाम बातों बातों में रोहन के पिता प्रकाश शर्मा ने धीरे से कहा, मैंने तुम दोनों को कभी नहीं बताया क्योंकि तुम बच्चे थे। ये वो लाइन है जिसके बाद हमेशा कोई गहरा राज सामने आता है। हाँ, और उन्होंने बताया 20 साल पहले एक रेलवे ऑफिसर ने उस आम के पेड़ पर आत्महत्या कर ली थी। ओह, उसी पेड़ पर? ठीक उसी पेड़ पर। और रोहन का कमरा और हॉल उसी पेड़ के ठीक सामने थे। और वो बगल वाला खाली घर? उस घटना के बाद से हमेशा खाली रहा। किसी ने वहाँ रहने की हिम्मत नहीं की। अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। पिता की वो चेतावनी कि आधी रात के बाद बाहर मत घुमा करो, वो सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं थी। नहीं, इधर सब कुछ उस एक दुखद घटना से जुड़ा हुआ था। ये भी समझ आता है कि परिवार ने उस रात कोई सवाल क्यों नहीं किया। वो शायद रोहन को उस हकीकत से बचाना चाहते थे। बिल्कुल। पिता का ये कहना कि कुछ चीजें उन्हें परेशान नहीं करती जो उन्हें परेशान ना करें, ये एक तरह का अनरिटन रूल है जो लोग अक्सर ऐसी जगहों के लिए अपनाते हैं जहां कोई अनहोनी हुई हो।
उस ऊर्जा से, उस याद से छेड़छाड़ ना करने की एक मौन सहमति। पिता की बात सुनने के बाद रोहन सुन्न हो गए। उन्हें वो हॉल, वो खिड़की, वो पारभासी शीशा और वो साया याद आया जो सेकंड्स में 3 बार गुजरा था। और फिर उन्हें सबसे खौफनाक एहसास हुआ। वो जो अब तक समझ रहे थे सच वो नहीं था। और ये इस कहानी का सबसे चिलिंग पार्ट है, एक याद का, एक अनुभव का पूरी तरह से बदल जाना। उन्होंने जो देखा था वो कोई चल नहीं रहा था। The figure was not walking. इट वॉज स्विंगिंग। जैसे एक फांसी पे लटका हुआ शरीर झूले की तरह हरकत करता है। ओह माय गॉड। वो 3 बार गुजरना असल में एक ही जगह पर झूलने का मोशन था, जो उस पारभासी शीशे के पार से एक ग्लाइडिंग वॉक जैसा दिख रहा था। ये परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का एक जबरदस्त उदाहरण है। रोहन के दिमाग ने एक अधूरी विजुअल इंफॉर्मेशन, एक धुंधला साया जो आगे पीछे हो रहा था, को लिया और उसे एक जाने पहचाने पैटर्न यानी चलने से जोड़ दिया। हाँ, लेकिन जब नई जानकारी सामने आई, आत्महत्या की खबर, तो उसी मेमोरी का मतलब पूरी तरह से बदल गया। जो पहले एक भूत के चलने की घटना थी, वो अब एक इंसान की मौत के आखिरी पलों का दृश्य बन गई। ये डर से कहीं ज्यादा दुखद और परेशान करने वाला है। वो सिलुएट किसी आत्मा का नहीं बल्कि एक दर्दनाक पल का रिप्ले था जो उस जगह की दीवारों में शायद कैद हो गया था। कुछ पैरानॉर्मल थ्योरीज जैसे कि स्टोन टेप थ्योरी इसी विचार पर आधारित है। ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि पत्थर और इमारतें इंटेंस इमोशनल इवेंट्स, खासकर ट्रॉमा को एक टेप रिकॉर्डर की तरह दर्ज कर लेती हैं अच्छा। और सही परिस्थितियों में वो उस घटना को रीप्ले करती हैं। रोहन ने जो देखा वो शायद ऐसी ही एक रेजिडुअल हॉन्टिंग थी, एक घटना की गूंज, ना कि किसी आत्मा की मौजूदगी। तो रोहन शर्मा की भेजी ये कहानी हमें एक ऐसे अनुभव से रूबरू कराती है जहाँ डर, राज और एक दुखद अतीत आपस में गुंथे हुए हैं। उस रात हॉल में जो देखा वो शायद उस जगह में बसी एक दर्दनाक याद का अक्स था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि क्या कुछ जगहें सच में अपने अंदर हुए हादसों की ऊर्जा या यादों को कैद कर लेती हैं? या फिर ये सिर्फ हमारा दिमाग है जो एक खास माहौल और अधूरी जानकारी के आधार पर सबसे खौफनाक कहानी गढ़ लेता है। शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है। ये कहानी एक और अहम सवाल खड़ा करती है, हमारी कितनी ही डरावनी यादें शायद ऐसी ही हैं, दिमाग का एक अधूरा सच, एक गलत इंटरप्रिटेशन। अगर हमें उन यादों के पीछे की पूरी कहानी पता चल जाए तो क्या वो डर भी बदल जाएगा? ये सोचने वाली बात है, और शायद यही इस अनुभव का सबसे बड़ा टेक अवे है कि जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, वो सिर्फ सच का वो वर्जन होता है जिसे हमारा दिमाग उस वक्त समझ पाता है। रोहन, अपनी ये कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।